चलो जरा देखो, जरा सेल द यूनिट ऑफ लाइफ, इस चैप्टर को अपन समझेंगे थोड़ा सा। और मैंने ये चैप्टर पिछली क्लास में भी आपको मैंने समझा दिया। देखिए इसमें मैंने सेल के बारे में आपको बताया था, सेल के बारे में बताया था। ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर कंपोज्ड ऑफ सेल, रिवीजन कर रहा हूँ मैं, ठीक है। और आपको पता है कि सभी जीवित जीव कोशिका से बने होते हैं। आपको ये भी पता है कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स और मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स का मतलब है ओनली वन सेल से मेड है। एग्जाम्पल बताओ कौन कौन से बताए थे? ऑल बैक्टीरिया, ईस्ट जो पंजाई है, क्लोरेला, क्लेमाइडोमोनास जो कि ग्रीन एल्गी है, और प्रोटोजोआ जो ग्रुप है, इसमें कौन आते हैं? अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना। और प्रोटोजोआ जो ग्रुप है, इसका जो किंगडम है उसका नाम है प्रोटिस्टा किंगडम। क्या है? प्रोटिस्टा किंगडम। आप 11th क्लास की बायोलॉजी में 5 किंगडम पढ़ोगे, मोनेरा, प्रोटिस्टा, पंजाई, प्लांटी और एनिमिलिया। समझ रहे हो? इसके बाद मैंने आपको बताया था मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स, बहुकोशिकीय जीव बोलते हैं हिंदी में, और यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स को बोलते हैं एक कोशिकीय। क्या बोलेंगे? एक कोशिकीय। इसमें क्या लिखा है? कंपोज्ड ऑफ मैनी सेल, मतलब बहुत सारी कोशिकाओं से बने होते हैं। एग्जाम्पल क्या बताया था? बताओ। ऑल प्लांट्स, ऑल एनिमल्स, मोस्टली पंजाई, मोस्टली एल्गी। बस। इसके बाद मैंने आपको बताया था कि जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं इनकी क्या क्षमता होती है, एक कोशिकीय जीवों की क्या क्षमता होती है। इसमें लिखा है इंडिपेंडेंट एक्सटेंशन, मतलब अपना जो अस्तित्व है वो स्वतंत्र यापन करते हैं। इनका जो अस्तित्व है वो कैसा होता है? इंडिपेंडेंट होता है। अगला पॉइंट क्या है? परफॉर्मिंग द एसेंशियल फंक्शन ऑफ लाइफ, जीवन के आवश्यक कार्यों को जो करती है, ये भी मैंने आपको बताया था। एनीथिंग लेस देन ए कंप्लीट स्ट्रक्चर ऑफ ए सेल डज नॉट इंश्योर इंडिपेंडेंट लिविंग, सेल के बिना किसी भी जो ऑर्गेनिज्म उसकी स्ट्रक्चर नहीं होगी, मतलब उसका लाइफ नहीं होगी, उसका जीवन नहीं होगा। सेल का होना बहुत ज़रूरी है। एनसीईआरटी में दिया है सब, चैप्टर को खोल के रखा करो। दो जरा एनसीईआरटी इधर, मैं आपको बताऊँ, आपको यही नहीं पता कि कहाँ रहता है, सब दिया है देखो इसके अंदर। पढ़ते कहाँ हो तुम? देखो जी लिखा है, एक मिनट रुको जी, लिखा है देखो जी, लिखा है यहाँ, लिखा है कोशिकीय जीवधारी। थोड़ा सा ने हिंदी की जो बुक है, हिंदी मीडियम की, थोड़ा मिस्टेक रहती है, सुधार कर सकते हैं। इंग्लिश मीडियम की बुक को भी साथ में रखा करो। इसको कहते हैं एक कोश के जीवधारों के, जो एक कोश के जीव होते हैं उनकी क्या क्षमता होती है? स्वतंत्र अस्तित्व यापन करते हैं, जीवन के सभी आवश्यक कार्य करने में सक्षम होती है। कोशिका के बिना किसी का भी स्वतंत्र जीव अस्तित्व नहीं हो सकता, यही बोला था मैंने भी आपको। इस कारण जीव के लिए कोशिका ही मूलभूत से संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई होती है कि नहीं है? आपके पास कहाँ है बुक? बुक को निकाल के बैठो। देखो अगर आप एनसीईआरटी को कवर कर रहे हो, बायोलॉजी को अच्छा कर रहे हो, तो लाइन टू लाइन तो पढ़ना पड़ेगा आपको। चलो देखो जरा आगे। अब इसके बाद उन्होंने एक बात लिखी है, सेल इज द फंडामेंटल स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ, ठीक है, ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स। आपको पता है सभी जीवित जीवों की संरचनात्मक व क्रियात्मक एक इकाई होती है, कौन? कोशिका। हम पिछली क्लासों में सारी चीज़ें पढ़ चुके हैं। आपको मैंने ये भी बताया था कि फर्स्ट सेल डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट हुक, ठीक है। और रॉबर्ट हुक ने सेल को डिस्कवर किया था सबसे पहले, कैसे किया था? कॉर्क से। और नॉन लिविंग सेल को किया था, डेथ सेल, ठीक है। और एक्चुअली में सेल वॉल को डिस्कवर किया था, कोशिका भित्ति को डिस्कवर किया था। एनसीईआरटी में जो लिखा है हम उसी को रिवीजन कर रहे हैं। इसके बाद लिविंग सेल को डिस्कवर किया था एंटोनी वॉन ल्यूवेनॉक ने, और देखा भी था, डिस्क्राइब भी किया था। रॉबर्ट ब्राउन ने न्यूक्लियस केंद्रक को डिस्कवर किया था। आपको एक एनसीईआरटी में एक लाइन लिखी होगी, उसको देखना। क्या लिखा है? द इन्वेंशन ऑफ द माइक्रोस्कोप एंड इट्स इम्प्रूवमेंट लीडिंग टू द इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप रिवेल्ड ऑल द स्ट्रक्चरल डिटेल ऑफ द सेल। आपको मालूम है कि माइक्रोस्कोप की खोज के बाद थोड़ा इम्प्रूवमेंट हुआ और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की खोज हुई, उसके बाद सेल की जो स्ट्रक्चर, उसके डिटेल्स के बारे में हमको जानकारी मिली।
समझ रहे हैं? माइक्रोस्कोप से क्या है कि सेल की जो स्ट्रक्चर उसके बारे में डिटेल्स नहीं मिल पाती है, तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से सेल की जो स्ट्रक्चर है उसके बारे में हमें डिटेल्स मिली। इसके बाद मैंने आपको बताया था सेल थ्योरी के बारे में। सेल थ्योरी के बारे में क्या बताया था? बॉटनिस्ट बताइए कौन थे? मैथियस स्लीडन, शॉर्ट में क्या कहते हैं? एम स्लीडन, या ज़्यादा शॉर्ट करेंगे तो स्लीडन। 1838 में। देखते जाओ, कोश का सिद्धांत हेडिंग डली होगी किताब के अंदर। बॉटनिस्ट एग्जामिनेट ए लार्ज नंबर ऑफ प्लांट, मतलब इन्होंने बहुत सारे प्लांट को एग्जामिनेट किया और ऑब्जर्व किया कि ऑल प्लांट, सभी प्लांट बने होते हैं डिफरेंट काइंड्स ऑफ सेल से। और इन्होंने ये भी बताया था कि जो प्लांट्स के अंदर टिश्यू होते हैं, उन जो प्लांट के अंदर टिश्यू होते हैं, इनका फॉर्मेशन कौन करती है? सेल करती है। मतलब प्लांट सेल मिलके क्या बनाती है? प्लांट टिश्यू बनाती है। आगे क्या लिखा है? एट अबाउट द सेम टाइम, लगभग इस एक, मतलब बिल्कुल पास में इस समय है, लेकिन 1 साल का अंतर है। थियोडोर स्वान, शॉर्ट में बोलते हैं टी स्वान, और 1839 की बात है, 1839 में। ठीक है, इन्होंने, ये जूलॉजिस्ट थे। और मैंने ये भी बताया था स्वान को का मीन्स होता है डॉग, कुत्ता, और डॉग कौन है? एनिमल्स। तो ये साइंटिस्ट कौन है? जूलॉजिस्ट। स्टडी डिफरेंट टाइप ऑफ एनिमल सेल, इन्होंने एनिमल सेल, जो डिफरेंट टाइप की एनिमल सेल को स्टडी किया, और रिपोर्टेड दैट सेल हैड ए थिन आउटर लेयर, और इन्होंने बताया था कि बाहर एक पतली झिल्ली होती है, ठीक है, जिसको आज हम क्या कहते हैं? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। देखिए, प्लाज्मा मेम्ब्रेन का एक और नाम भी है, सेल मेम्ब्रेन। क्या बोलेंगे? एक बात ध्यान में रखना, चाहे प्रोकैरियोटिक सेल हो, यूकैरियोटिक सेल हो, प्लांट सेल हो, एनिमल सेल हो, चाहे बैक्टीरिया की सेल हो, फंजाई की सेल है, चाहे वो एल्गी की सेल है, सबके पास क्या मिलेगी? सेल मेम्ब्रेन। क्या मिलेगी? चलिए आगे देखो जरा, इन्होंने एक बात और बोला, ही आल्सो कॉन्क्लूड बेस्ड ऑन हिज स्टडी ऑन प्लांट टिश्यू, क्योंकि प्लांट टिश्यू के बारे में अध्ययन तो हो चुका था। जो किसने बताया था? स्लीडन ने। किसने बताया था? बोलो ना, स्लीडन ने। लेकिन दैट द प्रेजेंस ऑफ सेल वॉल, इन्होंने एक बात और बताई कि प्लांट्स में क्या प्रेजेंट होती है? सेल वॉल। क्या होती है? जो पादप कोशिका है उसमें क्या पाई जाती है? सेल वॉल, कोशिका भित्ति। लेकिन ये बात किसको बतानी थी? स्लीडन को। लेकिन कौन बता रहे हैं? स्वान। ये यूनिक कैरेक्टर है प्लांट सेल का। आगे क्या लिखा है? स्वान ने प्रपोज किया हाइपोथेसिस को दैट द बॉडी ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट्स, ठीक है, इन्होंने हाइपोथेसिस को प्रपोज किया, और एनिमल्स की बॉडी, प्लांट्स की बॉडी कैसे बनी होती है? सेल से, और प्रोडक्ट ऑफ सेल, सेल के उत्पाद से भी। आगे स्लीडन एंड स्वान ने टूगेदर, एक साथ मिलकर फॉर्मुलेट किया सेल थ्योरी को। दिस थ्योरी however डिड नॉट एक्सप्लेन एज टू हाउ न्यू सेल वेयर फॉर्मेड। इनकी जो थ्योरी थी, इनकी जो सिद्धांत था इनका, इस बात को एक्सप्लेन नहीं कर पाया कि नई कोशिका का जो निर्माण होता है वो कैसे होता है। इस बात को कौन समझाएंगे? रॉल्डॉफ बिरचॉफ। आगे देखिए, रॉल्डॉफ बिरचॉफ 1855 में फर्स्ट एक्सप्लेन दैट सेल डिवाइड ए न्यू सेल आर फॉर्मेड फ्रॉम प्री एक्सटिंक्ट सेल। इन्होंने बताया था कि जो नई सेल बनती है वो पुरानी सेल से बनती है, मतलब पहले से कोई सेल होनी चाहिए तभी न्यू सेल बनेगी। इन्होंने एक टर्म दिया था, बताओ, ओमनी सेलुला ई सेलुला। ही मॉडिफाई द हाइपोथेसिस ऑफ स्लीडन एंड स्वान। स्लीडन और स्वान की जो हाइपोथेसिस है उसको मॉडिफाई किया टू गिव द सेल थ्योरी ए फाइनल शेप, और सेल थ्योरी को फाइनल शेप दिया। सेल थ्योरी एज अंडरस्टूड टुडे, और सेल थ्योरी को आज हम समझते हैं किसके अकॉर्डिंग? रॉल्डॉफ बिरचॉफ के अनुसार। ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, सभी जीवित जीव, कंपोस्ट ऑफ सेल, कोशिका से बने होते हैं, प्रोडक्ट ऑफ सेल से बने होते हैं। ऑल सेल अराइज फ्रॉम प्री एक्सटिंक्ट सेल, मतलब जो सभी सेल होती है पहले से कोई सेल होनी चाहिए तभी न्यू सेल बनती है। ये बात सेल थ्योरी के अंदर हमने पढ़ ली। आपको एन ओवरव्यू ऑफ सेल, इसके बारे में बहुत जानना है। द ऑनियन सेल, प्याज की कोशिका ली, और आप सब जानते हैं कि प्याज की कोशिका एक प्लांट सेल है, ठीक है। लेकिन एक बात ध्यान रखना, ऑनियन सेल में आपको सेल वॉल भी क्लियर दिखेगी और सेल मेम्ब्रेन भी आपको क्लियर दिखेगी।
इसलिए इसको एटिपिकल प्लांट सेल भी कहते हैं, हिंदी में प्रारूपिक पादप कोशिका। ठीक है, इसमें स्पष्ट रूप से सेल वॉल होती है जो आउटर बाउंड्री बाहर की तरफ होती है, जस्ट विद इन, इसके नीचे कौन होती है, सेल मेम्ब्रेन। मेरे पर ध्यान दे, मैं क्या पढ़ा रहा हूँ उसको सुन, ठीक है, रिवीजन कर रहा हूँ और हर बात को रिकॉर्ड भी किया है मैंने, समझ रहे हैं। इसके बाद हम प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल को समझेंगे अच्छी तरीके से, ठीक है। तो इसके बाद देखते हैं अभी, चलिए तो रिवीजन कर रहे हैं, हर टॉपिक को अपन अच्छे से समझेंगे, आसान तरीके से समझेंगे। आप इस बात पे दिमाग ना लगाएं कि मतलब ज़्यादा कठिन है कि सरल है, आपको समझ में आएगा जी, मेरी गारंटी है। चलो आगे देखो जरा, सेल दैट हैव मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियाई आर कॉल्ड यूकैरियोटिक सेल, और आप जानते हैं सेल्स दैट लैक मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस आर प्रोकैरियोटिक सेल। ये भी मैंने आपको समझा दिया। सुनो पहले, सेल दो टाइप की होती है, एक होती है प्रोकैरियोटिक सेल और एक होती है यूकैरियोटिक सेल। अभी आप सुन लो, प्रोकैरियोटिक सेल में जो न्यूक्लियस होता है उसके पास न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती है। आप न्यूक्लियस बोलो या न्यूक्लियाई बोलो, एक ही मतलब, हिंदी में केंद्रक कहते हैं, एनसीईआरटी में चेक करते जाना, लिखा है सब। उसके बाद यूकैरियोटिक सेल में जो न्यूक्लियस होता है उसके पास न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है। इसलिए सेल कितनी टाइप की हो गई, दो, बोलो फटाफट से, प्रोकैरियोटिक सेल, यूकैरियोटिक सेल। नाम से मालूम चल रहा है, प्रोकैरियोटिक सेल, प्रोकैरियोटिक सेल, प्रो मतलब फर्स्ट, कैरियोटिक मतलब न्यूक्लियस, मतलब सेल के अंदर एक ऐसा न्यूक्लियस देखा गया उसके पास न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं थी। कोशिका के अंदर एक ऐसा केंद्रक देखा गया उसके पास केंद्रक झिल्ली नहीं थी, इसलिए प्रोकैरियोटिक सेल में ऐसा लगता है कि न्यूक्लियस एब्सेंट है। लेकिन यूकैरियोटिक सेल में जो केंद्रक है उसके पास तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन थी, है, इसलिए वो वेल डेवलप्ड सेल है, पूर्ण विकसित कोशिका है। और जो हमारी प्रोकैरियोटिक सेल है वो अल्प विकसित कोशिका है, नॉन वेल डेवलप्ड सेल है। इसके बाद क्या देखेंगे, आगे देखो जरा, चलो इसके बाद अपन इसको थोड़ा सा और समझते हैं गहराई से। अब प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल को ज़रा अच्छे से गहराई से समझ ही लेते हैं, समझ रहे अपन। चलो